क्योंकि इनकम रिकॉर्ड में आपसे वो टी अकाउंट्स बहुत। तो ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी आ जाएगा, वो क्या है वो समझा देता हूँ। तो इसमें कह रहा है कि स्टाला स्टाला स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। स्टाला ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021, यानी ये इसका पहला साल था। ओपनिंग बैलेंस निल होगा। ऑल रिसीट आर पेड इनटू द बैंक, जो इसके पास पैसा आता था ये बैंक में जमा करती थी वो, या बैंक में जमा करता था। एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम द बैंक, जो पैसे जाते थे वो बैंक से जाते थे। शी हैज नॉट kept अ फुल सेट ऑफ बुक्स बट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, पहला साल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की देख लें। ये उसने रिसीट्स दी हैं, ये सारी की सारी रिसीट्स हैं, यानी ये पैसे आ रहे हैं। और ये उसने पेमेंट्स हमें दी हैं, ये सारी की सारी पेमेंट्स दिए हैं, ये जा रही हैं। अब इसमें एक पेमेंट गायब है, पेमेंट को गायब किया गया। तो आपके पास पेपर में कई दफा ऐसा हो सकता है कि वो कैश का अकाउंट या बैंक का अकाउंट बनवाए किसी चीज को फाइंड करने के लिए। इनकम रिकॉर्ड क्या, फाइंडिंग द मिसिंग फिगर। और नॉर्मली इनकम रिकॉर्ड में कोई भी मिसिंग फिगर होती है, या तो वो रेशो के जरिए फाइंड होती है, आप लोगों ने मार्कअप और मार्जिन पढ़ा होगा, या फिर वो टी अकाउंट के जरिए फाइंड होती है, या फिर वो इक्वेशन के जरिए फाइंड होती है। हम मुख्तलिफ तरीके यूज करते हैं फाइंड करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली अगर बैंक के हवाले से कोई बात है, यानी बैंक की कोई पेमेंट मिसिंग है, बैंक की कोई रिसीट मिसिंग है, कैश की कोई पेमेंट मिसिंग है, कैश की कोई रिसीट मिसिंग है, डिपॉजिट मिसिंग है, तो उसके लिए हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को आगे लेके चलते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, बैंक अकाउंट बनाना है। और बैंक अकाउंट में क्या करना है, टोटल रिसीट लिखें, आप टोटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल पेमेंट टू स्टाला बैंक अकाउंट, शोविंग द कैश ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बैलेंस द बैंक अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस डाउन 1 अप्रैल। अब इसमें से बोला टोटल, तो आप टोटल भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट करके भी बना सकते हैं। शॉर्टकट करके कैसे बना सकते हैं, यानी आप लोग क्या करें, बैंक अकाउंट बनाएं, ठीक है। उसने बोला टोटल रिसीट लिखो, टोटल रिसीट लिख दें, अलग अलग करके भी ले सकते हैं। तो मुझे बता सकते हैं ये टोटल रिसीट्स कितनी हो जाएंगी, इन सबको अगर प्लस करें, 8,000 प्लस 5,000 प्लस 36,000, कितनी हो जाएंगी। सर इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, पहला साल है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, जल्दी बताएं। 8,000 प्लस 5,000 प्लस, अच्छा इसने बोला है तो हम टोटल करके लिख सकते हैं, वरना आपको अलग अलग करके लिखना था। 8,000 कैपिटल, 5,000 लोन, 36,000 सेल, ऐसे करना था काम। सर ये हो जाएगा 49,000, हम लिख देते हैं 49,000। इसके आगे लिख दीजिएगा टोटल रिसीट्स, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारी पेमेंट्स हैं, आप लिख दें पेमेंट्स, जो जो हमने पेमेंट्स किए टोटल लिख दें। बताएं कितनी बन रही है हमारी टोटल पेमेंट्स, इन सबको प्लस कर लें। 178,50 प्लस 12,000 प्लस 1920, 7,100, और इस तरीके से 2,330 प्लस कर लें इन सारी पेमेंट्स को। जी, पेमेंट्स कितनी आ गई बेटा, कैलकुलेटर साथ में रख लें बेटा, कैलकुलेटर साथ में होगा तो मुझे समझाना आसान होगा। 412 आपका 00, ठीक है। ये हमारी पेमेंट्स हो गई। इसके आगे लिखते हैं पेमेंट्स, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सक्लूडिंग ड्राइंग, एक्सक्लूडिंग ड्राइंग आप लिख सकते हैं इसके आगे। अच्छा जी, अब हमें ये ड्राइंग ढूंढनी है। तो ये जो ड्राइंग है हमारे पास जो उसने गायब की हुई है, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर क्या है, लेकिन हम देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की है बेटा, छोटी सी मिस्टेक की है, हमें एक ये नहीं इंक्लूड करना, सॉरी। हमें यहाँ तक पेमेंट लेनी है, सॉरी 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 सर, क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये एज अ बैलेंस सीधी आएगा, ये पैसे बच गए हैं, ये पेमेंट थोड़ी है, ये पेमेंट थोड़ी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंस सीडी, कितना है, 2,330, ये पैसे बच गए। सर ये आप क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, देखें, बैंक बैलेंस अगर कुछ भी नहीं बताया हो तो उसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट पे आता है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे आता है, क्योंकि ये एसेट होता है, एसेट होता है। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। हमारा पहला साल था बीटी तो जीरो था, और बैलेंस शीट कितना होगा जो उसने सवाल में दिया होगा वही फॉलो करेंगे। अब आते हैं पेमेंट्स के ऊपर, तो मुझे बताएं ये पेमेंट्स कितनी बनी, दोबारा प्लस करके बता सकते हैं। 17,850 प्लस 12,000 प्लस 1,920 प्लस 7,100, तो ये पेमेंट बनी 3,8,870, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, वो बोला है ड्राइंग फाइंड करके दो। तो आपने ये रूल याद रख लें जहन में,
ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं हम क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए। हो सकता है ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनवाए आपसे डिस्काउंट आउट फाइंड करने के लिए। तो जो चीज जहां नहीं है वहां लिखें, दोनों साइड का टोटल करें, जो बैलेंस होगा जिस साइड भी आएगा वो मिसिंग फिगर होगी। ये रूल है। ट्रेड पेबल का अकाउंट हम बनाते हैं परचेज फाइंड करने के लिए, लेकिन पेपर में हो सकता है ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाए बैलेंस शीट फाइंड करने के लिए, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाए जो हमने उसको पेमेंट की वो फाइंड करने के लिए, डिस्काउंट रिसीव फाइंड करने के लिए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसी की गिर्द घूमती है। तो अब आपने करना क्या है, दोनों साइड का टोटल करना है। जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो ड्राइंग होगी। बताएं डिफरेंस किस साइड पे आ रहा है, ज़ाहिर है दोनों साइड इक्वल नहीं होंगी, किसी न किसी साइड अमाउंट कम होगा। तो ये वाली साइड मेरे ख्याल से ज़्यादा होगी क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं आपके पास। और ये दोनों आप माइनस कर दें इसमें से, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। बताएं क्या आंसर आया। वो हमारी ड्राइंग होगी। जी बेटा। कितना अमाउंट आया जल्दी बताएं। 49,000 माइनस करेंगे 3,870 एंड देन माइनस करेंगे 2,330, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 7,800। 7,800 क्या है हमारी ड्राइंग। 7,800 क्या है हमारी ड्राइंग है। तो मैं ड्राइंग यहाँ नोट कर लेता हूँ। 7,800 हमारी ड्राइंग। ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा बैंक अकाउंट हो गया। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022, Stala took goods from the business for own personal use. The selling price of these goods is 3,375. हर मार्कअप इज 25%। मुझे एक बात बताएं, ऑनर अगर कोई गुड्स विड्रॉ करे, एक है सेलिंग प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस, और एक है कॉस्ट प्राइस। ऑनर जब कोई गुड्स विड्रॉ करता है तो आपको पेपर में सेलिंग प्राइस भी दी हुई हो कॉस्ट प्राइस भी दी हुई हो, तो ड्राइंग को कितने से डेबिट करते हैं आप, सेलिंग प्राइस से या कॉस्ट प्राइस से। आपको बोले कि ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किए, उनकी सेलिंग प्राइस 1,000 थी, उनकी कॉस्ट 800 थी, तो आप लोग जो एंट्री पास करते हैं अमाउंट क्या लेते हैं, ड्राइंग को कितने से डेबिट करते हैं, कॉस्ट से डेबिट करते हैं या सेलिंग प्राइस से डेबिट करते हैं। आप ड्राइंग को डेबिट करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं ना, ओनर जब भी गुड्स विड्रॉ करता है। तो हम गुड्स की जो वैल्यू लेते हैं वो सेलिंग प्राइस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। जी बेटा। कॉस्ट प्राइस पे। बेटा ऑनर अपने दुकान से क्यों चीज ले रहा है। अगर उसको सेलिंग प्राइस पे लेनी है तो सेलिंग प्राइस मार्केट के हिसाब से होती है, फिर तो कहीं और से ले, अपनी दुकान से क्यों कम करवा रहा है। तो अगर एक चीज ऑनर अपनी दुकान से ले रहा है वो इसलिए तो ले रहा है कि मुझे सस्ती पड़ेगी, मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे पड़ेगी, वरना तो मैं मार्केट से ले लूँ। मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022, स्टाला took goods from the business for her own personal use. The selling price of these goods is 3,375. हर मार्कअप इज 25%। तो ड्राइंग जब भी होती है कॉस्ट प्राइस पे होती है। अब ये एक ड्राइंग है। नीचे सवाल है पूछा टोटल ड्राइंग बताओ, क्या बताओ टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग में क्या क्या आता है पहले ये समझ लें। टोटल ड्राइंग्स के अंदर एक आती है कैश ड्राइंग, मतलब आपने कैश से कितने पैसे निकाले। एक आती है बैंक ड्राइंग, आपने बैंक से कितने पैसे निकाले। और एक आती है गुड्स की ड्राइंग, आपने कितने गुड्स विड्रॉ किए। इसमें नॉन करंट एसेट भी आ सकता है। तो इस सवाल में कैश की तो बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन ऊपर बैंक की ड्राइंग दी हुई थी, आपने अभी फाइंड की। बैंक की ड्राइंग कितनी थी, 7,800। तो हम यहाँ लिख देंगे 7,800, ये बैंक की ड्राइंग थी। प्लस ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किए। अब मसला पता है क्या, ये गुड्स की सेलिंग प्राइस है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। तो मुझे कोई बता सकता है इसकी कॉस्ट कितनी होगी। मार्कअप किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है कॉस्ट पे लगता है। जी बेटा मार्कअप किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है कॉस्ट पे लगता है। आवाज नहीं आ रही बेटा। मार्कअप कॉस्ट पे लगता है। और ये जो वैल्यू गिवन है ये कौन सी है सर, ये सेलिंग प्राइस है। इस पे तो मार्कअप नहीं लगा सकते। तो सर इसके लिए क्या करना होगा, हमें मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना होगा, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 25 दिया हुआ है परसेंट, इसको 25/100 कर देते हैं। और ये मार्कअप है, मार्कअप के आखिर में पी आ रहा है, पी फॉर पॉजिटिव। ये जो भी 25 है ये इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/125। ये हमारे पास ये जो 25/125 ये मार्जिन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3,375 से। तो जो हमारा प्रॉफिट है जो हम कमा रहे हैं इसके ऊपर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो हमारा प्रॉफिट है वो आ जाएगा। बताएं कितना आया वो। बताएं वो कितना आ जाएगा। 25/125, जी गाइस बी क्विक।
25 on 125 इंटू 337, 675 आ जाएगा। ये हमारा क्या प्रॉफिट है। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो आप 3375 में से 675 माइनस कर दें, आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। मुझे बता सकते हैं कितनी आई? आई थिंक सो ये आ जाएगा 2700, ऐसे ही है। 2700, ठीक है। ये 2700 आ गया सर। किसी बच्चे ने यहाँ पे अगर 3375 लिख दिया तो उसको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, 7800 के ऊपर। अच्छा जी, तो 7800 प्लस 2700, ये हमारे पास हो जाएगा 9000, 9800। और 9800 के अंदर अगर हम 700 प्लस करें, ये हो जाएगा 10500। ये इसकी टोटल ड्राइंग होगी। यहाँ तक बेटा कोई इशू? यहाँ तक कोई मसला? इनकम रिकॉर्ड में वो यही करेगा, कोई ना कोई चीज मालूम करवाएगा, कोई ना कोई चीज आपसे फाइंड करवाएगा। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी इनकम रिकॉर्ड में, कि कैसे उन चीजों को हम फाइंड करेंगे। सर आगे चलते हैं। आगे उसने आपको साल के आखिर का डेटा दिया है। Stala has provided a list of balances at 31st मार्च, ये साल के आखिर का डेटा है। और आपको बोल रहा है कैपिटल फाइंड करो, ठीक है। और नीचे बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ टू कैलकुलेट स्टाला कैपिटल एट 31st मार्च। पहले तो ये समझ लें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है, आपको इसका आइडिया हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली एक यानी अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रखकर एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। और इसका मेन मकसद होता है कैपिटल फाइंड करना। ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरह होती है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। मतलब हमें सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू लिखनी होती है। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट करनी होती है। हमें सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू लिखनी होती है। और हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रखकर काम करना होता है। एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। वैसे आप लोग एसेट अलग लिखते हैं और कैपिटल प्लस लायबिलिटी अलग देते हैं लिखते हैं। लेकिन इसमें बेहतर ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, कि आप पहले एसेट्स लिखें, फिर सारी की सारी लायबिलिटीज माइनस करें, जो आंसर होता है वो हमारा कैपिटल है। अब इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को आसान बनाने के लिए एक पैटर्न लिखवाता हूँ। मैं बच्चों को बोलता हूँ पहले आप एसेट्स लिख दो, पहले आप एसेट्स लिख दो, जितने भी एसेट्स हैं वो लिख दो। उसके बाद आप क्या करो, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो लिख दो, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो लिख दो। इसका मेन मकसद कैपिटल फाइंड करना, इसका मेन मकसद। तो इसको करना कैसे है कि पैटर्न में नोट कर लें, पहले सारे के सारे एसेट लिख दो, देन सारी की सारी क्या करो, लाइबिलिटीज लिख दो। अब लाइबिलिटीज की तरफ आते हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आइटम है, सॉरी एसेट्स की तरफ आते हैं। तो साल के शुरू में हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स थे, उनकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, साल के एंड में, सॉरी हम साल के एंड वाला बना रहे हैं। साल के शुरू वाला तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि पहला साल था। अगर पहला साल नहीं होता, दूसरा साल होता, तो साल के शुरू वाला बना सकते थे। तो साल के एंड में फिक्सचर एंड फिटिंग कितनी दी है, 10,800। हम लिख देंगे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, और लिख देंगे 10,800, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे इसने बोला हुआ है इन्वेंट्री। एसेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा? एसेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा? सर एसेट में आएगा। तो हम इन्वेंट्री लिख देते हैं। इन्वेंट्री हमारे पास है 2,150, तो मैं लिख देता हूँ 2,150। उसके बाद आगे चलें। प्रीपेड रेंट है, किस में आएगा, एसेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा सर? सर एसेट में आएगा, तो हम प्रीपेड रेंट लिख देते हैं। ठीक है, एसेट में जो चीज़ आएगी एसेट में लिखते जाएं, कोई परेशानी की नहीं है। 500 लिख देते हैं। उसके बाद है बैंक। बैंक बैलेंस आपने ऊपर निकाला था, दिया हुआ था 2,330, हम लिख देते हैं बैंक 2,330। और इसको आप टोटल कर लें, जो आंसर है वो सामने लिख दें। बताएं क्या आंसर है, जल्दी बताएं। 10,800 प्लस 2,150 प्लस 500 प्लस 2,330। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वैसे ही करना है। एसेट माइनस लाइबिलिटी करना होता है हमारे पास। 10,800 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 12,000। 12,950, ये हो जाएगा 15,780। ये हमारा टोटल एसेट्स हो गए, 15,780। अब लाइबिलिटीज में क्या सीन है? लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पे बिल आ रहा है, ट्रेड पे बिल लिखें। बेहतर तो ये है कि हम लोन पहले लिखें। ट्रेड पे बिल्स की क्या वैल्यू आ रही है सर? ट्रेड पे बिल की वैल्यू आ रही है 1,875।
तो हम लिख देते हैं 1875। उसके बाद सर क्या होगा? उसके बाद इसने लोन दिया हुआ है, हम लोन लिख देते हैं। लोन कितना है हमारे पास? 5,000, हम 5,000 लिख देते हैं। और गाइज इसका भी टोटल कर लें, कितना हो जाएगा? इसका टोटल हो जाएगा 6875। इसको इससे माइनस कर दें। लाइबिलिटीज का टोटल आपने माइनस करना है, तो मुझे बताएं क्या आंसर आया, माइनस करके क्या आंसर आया? 15,780 में से माइनस कर दें 6875। माइनस करके जो भी आंसर आएगा, इसको हम प्यार से बोलते हैं नेट एसेट्स। ठीक है, ये फॉर्मेट ध्यान में रख लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा उसको हम प्यार से बोलते हैं नेट एसेट। और ये आ जाएगा 8905। ये सर हमारे क्या है? नेट एसेट्स हैं। ये सर हमारे क्या है? नेट एसेट्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे क्या होगा? आगे हमें हेडिंग देनी होती है कैपिटल की। अब इसने ये नहीं बोला कि डिटेल्स दो। अगर हमें डिटेल देनी होती तो फिर हमें कैपिटल भी लिखना होता, प्रॉफिट भी लिखना होता। मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर डिटेल देने का बोला होता ना, तो मैं कैपिटल भी लिखता, ऐड प्रॉफिट करता, लेस ड्राइंग करता, और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आता। ठीक है। इसने यहाँ डिटेल देने का नहीं बोला। इसने बोला है बस आप इस्ताला का क्लोजिंग कैपिटल बताओ, खाली कैपिटल बताना है। डिटेल लिखता बताता कि प्रॉफिट भी निकाल के बताओ। तो इस तरह का जब भी सवाल हो ना, तो जो भी आपके पास एसेट माइनस लायबिलिटी का टोटल आया था एज इट इज लिखते हैं। बल्कि मैं बता देता हूँ, हमें डिटेल नहीं शो करनी, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एट, कौन सी तारीख का बताना है? 31 मार्च 2022। कैपिटल एट 31 मार्च 2022। अब वो मुझे नहीं पता कितना है, आप बस इसको टोटल कर लें, यहाँ टोटल की साइन लगा लें। मुझे बताएं, जो एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो आंसर आया था, वही आंसर यहाँ पर आएगा ना? जो आपने एसेट माइनस लायबिलिटी करके आंसर निकाला था, वही यहाँ पर आएगा ना? आप सबने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो एसेट माइनस लायबिलिटी करके आंसर आएगा वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेम 8905 आएगा। और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमारा कैपिटल भी सेम 8905 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? कैपिटल फाइंड करना। चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो, चाहे क्लोजिंग कैपिटल हो। पेपर में मुश्किल सवाल भी आए हैं, वो बाद में कराऊंगा। ओपनिंग कैपिटल तो ऐसे ही फाइंड होता है, जैसे ये था कि ओपनिंग एसेट लिखिए, ओपनिंग लायबिलिटी लिखी हुई है। ये तब बनाइएगा जब पेपर में बोला हो, वैसे डायरेक्ट कीजिएगा। और क्लोजिंग कैपिटल में कभी कभार ये हो सकता है कि ये 10,800 है ना, वो बोले इसमें डेप्सन माइनस करनी है, तो आप डेप्सन माइनस कर दें। ये आपके सामने क्या नाम है, फोर सपोज ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। अगर ट्रेड रिसीवेबल होता तो वो बोलता है इसमें से प्रोविजन माइनस करो, प्रोविजन माइनस कर देते हैं हम। ठीक है। ये ट्रेड पे पहले 187, वो बोलेगा इसने 50 रुपये हमने इसको दे दिए थे, तो आप 50 रुपये माइनस कर दीजिएगा। तो वो सवाल मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि सिंपल बनता है। हम पहले सारे एसेट लिखते हैं, देन लायबिलिटी माइनस करते हैं। जो आंसर आता है वो हमारा कहलाता है नेट एसेट, और वही हमारा कैपिटल कहलाता है। जिस डेट पे बनेगा वही हमारा कैपिटल होगा। अगर ये क्लोजिंग डेट पे बन रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल होगा, अगर ये ओपनिंग डेट पे बन रहा है तो ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये मैंने, वो बोल रहा है प्रॉफिट निकाल के बताओ। सर आईएएस तो बना नहीं सकते, सेल्स तो पता नहीं। तो प्रॉफिट फाइंड करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, वो नोट कर लें। एक इनडायरेक्ट तरीका है, वो नोट कर लें। आप सब लोगों ने एसओएफपी बनाई थी, तो एसओएफपी में आप सब लोग पहले क्या लिखते थे? कैपिटल एट बिगिनिंग। कैपिटल एट बिगिनिंग लिखते थे जब आपने एसओएफपी बनाई थी। उसमें फिर आप क्या करते थे? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ऐड करते थे, अगर लॉस हो रहा है लॉस माइनस करते थे। और उसके बाद क्या करते थे? अगर कोई ड्राइंग भी है तो ड्राइंग को माइनस करते थे, ड्राइंग को आप माइनस करते थे। और जो हमारा फाइनल आंसर आता था, उसको हम साइड पे लिख देते थे, उसको कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन ये जो फाइनल आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एट दी एंड। कैपिटल एट एंड बोलते हैं इसको। तो इसी इसी को सामने रखकर हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर अगर प्रॉफिट डायरेक्ट फाइंड करना हो, बगैर आईएएस बना के फाइंड करना हो, तो हम ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। कैपिटल एट बिगिनिंग लिखें, कैपिटल एट दी एंड लिखें, ड्राइंग लिखें, और इन दोनों को रीअरेंज करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं बच्चों को एक इक्वेशन बना के देता हूँ, वो आप बना लें। बच्चों को लिखता हूँ कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट माइनस डी स्टैंड फॉर ड्राइंग इज इक्वल टू कैपिटल
एट दी एंड, ये क्वेश्चन बना के देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, वो एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ रहा होता है, तो वो हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे। अब सब, ये तो इसका पहला साल था, तो कैपिटल बिगिनिंग में क्या आएगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी ना साल के शुरू में, वो आ जाएगा। तो आ जाए, सवाल को जरा देखते हैं। साल के स्टार्ट में इसने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, भले पहला साल हो, लेकिन इसने पैसे तो लगाए थे ना। तो इसने साल के शुरू में कितने पैसे लगाए थे। जी गाइस, कितने लगाए थे सर। 8,000 लगाए थे। तो हम 8,000 लिख देंगे कैपिटल बिगिनिंग में। हम लिख देंगे 8,000। सर प्रॉफिट का हमें नहीं पता, प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था, इसको रहने दें। माइनस करेंगे ड्राइंग। अब ड्राइंग में ये सीन है कि आप जाके सवाल में जाके देखें, इसने कितनी ड्राइंग की थी, टोटल टोटल ड्राइंग लिखेंगे बेटा, जो अब तक हुई है टोटल ड्राइंग लिखेंगे। तो मुझे पता है टोटल ड्राइंग कितनी हुई है सर। 7,800 कैश की ड्राइंग हुई थी, क्योंकि एसओएफपी में हम टोटल ड्राइंग लिखते हैं जो आज तक हुई है। तो टोटल ड्राइंग जो अब तक हुई है वो हुई है कितनी, 10,500। तो हम 10,500 ही लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। और कैपिटल एट द एंड कितना होगा, वो आपने अभी फाइंड किया है, कैपिटल एट द एंड ये वाला, ये हमारा कैपिटल एट द एंड है। 8,905। 8,905 हम यहाँ लिख देते हैं। 8,905 में लिख, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का क्या मतलब है, कि 10,500 वहां जाके ऐड हो जाएगा। तो 8,905 प्लस 10,500, और ये 8,000 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8,000 कर दें। जो आंसर आएगा, अगर प्लस में आंसर आएगा तो ये प्रॉफिट है, माइनस में आंसर आएगा तो ये लॉस। तो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट। व्हाट इज द प्रॉफिट, जल्दी बताएं। सर 11,405। 11,405, ये हमारा क्या है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट। आगे कह रहा है, स्टारा इज नाउ कंसिडरिंग वेदर शी शुड स्टार्ट टू सेल एटलीस्ट सम ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले ये कैश पे बेचता था, वो क्रेडिट पे बेचे या नहीं बेचे। तो मुझे बताएं, ये 5 मास का सवाल है, तो हम बताएंगे एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग ऑन क्रेडिट। क्या एडवांटेज होंगे जी गाइस, जल्दी बताएं। अगर वो क्रेडिट पे सेल करता है तो क्या एडवांटेज होंगे। जी, कुछ सोचे बेटा। अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या एडवांटेज होंगे। तो पहला एडवांटेज होगा इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स एज कस्टमर may feel convenient to pay later। आप एक पूरा पॉइंट ले सकते हैं, एक छोटा पॉइंट ले सकते हैं। जी गाइस, अगर हम उधार पे सेल करते हैं, दूसरा फायदा क्या हो सकता है। जी गाइस, अगर हम ज्यादा सेल करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम बल्क में बाय करेंगे तो डिस्काउंट भी ले सकते हैं। लिखने में क्या अर्ज है, लिखने में आप लिख सकते हैं। हायर सेल्स में माइट रिजल्ट इन, हायर सेल्स माइट रिजल्ट्स इन परचेजिंग इकोनॉमीज। बल्क डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट। ठीक है, आपने लिख दिया। सर इसके बाद हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस बताएंगे। डिसएडवांटेजेस बताएं बेटा, क्या हो सकते हैं। देखिए, जो दिल में आ रहा है लिखें, जो दिल में आ रहा है लिखें, जो दिल में आ रहा है लिखें। नहीं लिख पाएंगे तो इश्यूज होंगे। ऑफरिंग गुड्स ऑन क्रेडिट में अट्रैक्ट लार्ज कस्टमर बेस, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बहुत आला, बहुत आला। डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा बेटा। जी गाइस, जो दिल में आ रहा है, देखिए सोचे तो सही ना बेटा, देखिए कुछ तो सोचें। देखिए पेपर में सवाल आएगा तो करना तो है। तो जहन में सोचें, जैसे बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर हम क्रेडिट टर्म्स पे बेचेंगे तो हम लार्ज कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बहुत आला। लेट पेमेंट्स, रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट। बहुत आला, बहुत आला।
तो लेट पेमेंट्स होंगी। सो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, लेट पेमेंट्स होंगी तो आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। दूसरा, रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, शाबाश बेटा। रिस्क ऑफ इररिकवरेबल डेट। ओवरऑल क्या करना चाहिए? एज इट इज फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, एज इट इज हर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, सो सेलिंग ऑन क्रेडिट वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन ऑर्डर टू अचीव ग्रोथ। ठीक है, ये इसका पहला साल है, तो इसके लिए बेहतर है कि ये उधार पे सेल करे, ताकि इसका बिजनेस चल पड़े, ताकि इसका बिजनेस ग्रो करे। तो आज की क्लास में इतनी रखूंगा, ताकि थोड़ा सा आपको रिकेप हो सके चीज़ों का। तो इसको आप देख लीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को, इसकी एसएफपी भी सीखेंगे, और मजीद कोई सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह। ये एक सवाल है, मारिया का सवाल है ना। चलिए इसको कर लेते हैं, इतना टाइम तो है, इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ कह रहा है, मायरा ओपन अ शॉप ऑन 1 जनवरी 2020। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रॉस मार्जिन, अब देखें मार्जिन जब देगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। परचेज प्राइस $70 पर यूनिट, कैरेज इनवर्ट $2 पर यूनिट, इन्वेंट्री 130 यूनिट एट 31 दिसंबर 2020। अकाउंटिंग कहती है जब आप इन्वेंट्री बाय करने जाते हैं ना, जब आप इन्वेंट्री बाय करने जाते हैं, तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है उसमें दो चीजें आती हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट में दो चीजें आती हैं। एक आती है परचेज प्राइस, और दूसरी आती है कैरेज। मुझसे अगर कोई पूछे, आप मैंने इन्वेंट्री ली, और मुझे वो इन्वेंट्री की जो परचेज प्राइस थी वो $100 थी, और उस पे मैंने कैरेज का खर्चा किया था $20 का। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री? तो मैं 100 + 20 करूंगा, मैं बोलूंगा 120। मुझे इन्वेंट्री 120 की पड़ी। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि ये बताओ साल के आखिर में जो हमारी इन्वेंट्री थी उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो साल के आखिर में कितने यूनिट हमारे पास बचे? 130। और इन्वेंट्री की कॉस्ट में दो चीजें आती है, अगर आप परचेज करते हैं, अगर आप परचेज करने जाते हैं, एक आता है उसका कितने का पड़ा आपको, दूसरा आता है कैरेज कितना लगा, अगर पेपर में है, वरना ये जो परचेज प्राइस है वही आता है। तो ये हो जाएगा 70 + 2 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। हमारा पहला साल था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री निल होगी। इसने सवाल में ऊपर बोला है कि हमारा पहला साल था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0 होगी। तो 130 को 72 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा बेटा, जल्दी बताएं। 9380, ये हमारी हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मायरा हैज नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑल सेल्स वर मेड ऑन कैश टर्म, द सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर वर। हमने सारी की सारी सेल्स कैश सेल्स पे की थी। शुरू के जो 2 महीने थे उसमें हमारी जो सेल्स थी वो इसने दी हुई है। वो है कितनी? 10,800। ठीक है। फिर जो आगे के 8 महीने, तो उसकी सेल्स थी 12,000। टोटल कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए। फिर आखिरी जो 2 महीने, तो उसमें हमारी सेल्स थी 16,000। सर सेल्स बढ़ रही है, ऐसा होता है जब आपका पहला साल होता है, शुरू में सेल्स कम होती है, बाद में सेल्स और बढ़ जाती है, आखिर में और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर मायरा परचेज 1,400 यूनिट्स, कैरेज वॉज पेड ऑन दीज यूनिट। हमने क्या किया? 1,400 यूनिट मजीद परचेज किए। ऊपर परचेजेस नहीं दी हुई, ऊपर परचेजेस मिसिंग है। क्या है? अगर आप सवाल में ऊपर चले जाएं, तो सवाल में आपको सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री का आइडिया है, वो निल है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का आइडिया है। देर इज नो परचेज, देर इज नो सेल्स। तो हमारी सेल्स कितनी भी है, हमें यहाँ से पता लगेगा। इन सबको प्लस करके आ जाएगी, क्योंकि हम अब जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 12 महीने की बनाते हैं, 12 महीने की। तो ये 12 महीने की हमारी सेल्स हो गई। और पूरे साल में कितना आइटम परचेज किए थे? 1,400। तो टोटल परचेज कितनी हुई? आप 1,400 को मल्टीप्लाई कर दें 72 से। सर ये 72 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, क्योंकि 1 यूनिट आप 70 का परचेज करते हैं और ₹2 का कैरेज लगता है। तो पर यूनिट आपका जो खर्चा आता है वो 72 आता है। ठीक है। तो सेल्स आप प्लस करके मुझे बता सकते हैं हमारी सेल्स कितनी हुई है? आप ये लें, देन ये लें, देन ये लें। 10,800 + 12,000 एंड देन 16,200। अच्छा 9360 जो मैंने लिखा है। अच्छा, ठीक, ओके ओके ठीक है, 9380। मैं इसको 9360 कर देता हूँ। कोई इशू नहीं है बेटा। मुझे बताएं सेल्स कितनी हुई, जल्दी बताएं, ताकि जल्दी से ये सवाल भी कर लें।
10,800 प्लस 12,000 देन 16,200। सर 1,08,000, 1,08,000, ठीक है, ये हमारी टोटल सेल्स आ गई। सर ये कैसे आई? इन सबको प्लस करके। अब वो तंग करने के लिए घुमाता फिराता है। फिर हमने 1,400 यूनिट परचेज की, 1 यूनिट 72 का था। सर 72 कहाँ से आया? ऊपर से लिया है मैंने, यहाँ से लिया। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो आपका और टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे बताएं परचेज कितनी हुई, जल्दी बताएं। 1,400 इंटू 72। ओपनिंग इन्वेंट्री निल थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर चुके हैं, वो आई थी 9,360। व्हाट अबाउट 1,400 इंटू 72? आई थिंक सो ये आ जाएगा। जी, वेट कर रहा हूँ ईमान बेटा आपका, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। चलें आगे, चलो फिर मैं क्या बता रहे हैं। 1,400 इंटू 72, 1,400 इंटू 72। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ गिरा है सर, ये हो जाएगा 1,00,800। इसका भी सेम आंसर आ रहा है। बेटा हम शायद मिस्टेक कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, एक मिनट सबर करें। एक मिनट करें। 1,400 इंटू 72, 1,08,000 सही है। और अच्छा 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 अच्छा, एक मिस्टेक हमने यहाँ की है सेल्स में। गाइस सेल्स में क्या मिस्टेक की है? ये 10,800 एक महीने की है। तो 10,800 इंटू 2, 2 महीने की आ जाएगी। ये 12,000 एक महीने की है। तो 12,000 इंटू 8, क्योंकि 8 महीने की हुई थी। ये 16,200 एक महीने की है। तो 16,200 इंटू 2, ये थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है। इसमें ये करना पड़ेगा, ये आप घर जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेल्स में मैंने मिस्टेक की थी। सेल्स में ये करना था हमें कि ये हमें हर महीने की दी हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। ये 12,000 ईच मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें। और ये 16,000 ईच मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ठीक है। आपके पास टोटल सेल्स आ जाएगी। ये टोटल परचेज आ गई। टोटल परचेज इतनी आ गई थी, मैं लिख देता हूँ, 1,00,800। अब इसने बोला इसने कोई गुड्स विड्रॉ किए थे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, वो मैं फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, बहुत आसान है, जल्दी से लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले सेल्स आती है। सेल सवाल में गिवन है, आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले क्या आता है, आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आता है। वो निल हो जाएगा, है ही नहीं हमारे पास। फिर परचेजेस आता है। परचेजेस आपने सवाल से कॉपी कर लिया है। अच्छा, परचेजेस कितना है? 1,00,800, ठीक है। आप चाहे तो कैरेज अलग भी कर सकते हैं, और चाहे तो परचेज को मिला के भी लिख सकते हैं। नो सर, आपने ऊपर गलत लिखा, अच्छा ठीक है। अच्छा, परचेज में आप कैरेज अलग भी लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है सर? परचेजेस के बाद हम गुड्स विड्रॉन जो होते हैं वो माइनस करते हैं। अगर ऑनर ने कोई गुड्स विड्रॉ किए हैं तो वो माइनस करते हैं। गुड्स विड्रॉन माइनस करते हैं। अब वो हमें नहीं पता। फिर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो थी 9,360। इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब आपने क्या करना, टाइम कम है। आप सेल्स लिख दीजिएगा, जो ऊपर है वहां से मिल जाएगी। सिर्फ ये एक मिसिंग है, बस ये सिर्फ एक चीज मिसिंग है। सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा, मार्जिन जीपी आ जाएगा। जीपी और सेल्स का डिफरेंस आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। देन रिवर्स वर्किंग करके आप गुड्स विड्रॉन मालूम कर लीजिएगा। मतलब सेल्स आपके पास वैसे ही आ जाएगी ऊपर से। सेल्स पे मार्जिन लगाएंगे, जीपी आ जाएगा। जीपी और सेल्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। देन रिवर्स वर्किंग करके आप जो है क्या नाम है, गुड्स विड्रॉन मालूम कर सकते हैं। रिवर्स वर्किंग में ये होगा कि जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये अगर प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक की रही है। इंशाल्लाह कल इसको फिर फर्दर हम फाइनल टच देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।